आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 9 यानी कि 9 और आज हमारी तारीख है 23 अक्टूबर। और आपको याद ही होगा कि हम आजकल जो वर्कशीट कर रहे हैं वो हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है उससे हैं या उससे रिलेटेड हैं या ये उससे लिए गए लेसन हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपको याद है ना, हम डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ कुछ बातें कर चुके हैं। मैं रिमाइंड कराती हूँ आपको। डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ भारत में बहुत तरह के लैंग्वेज, रिलीजन्स, कास्ट, रीजन्स, कलर, मतलब कॉम्प्लेक्स के लोग मिलते हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वैरायटी हैं हमारे यहाँ। वो फूड वैरायटी भी हो सकती है, वो हम जो कुछ भी क्लॉथ्स पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, वो वैरायटी है। और बहुत सारी वैरायटी है और यही वैरायटी डाइवर्सिटी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी को कई बार लोग अच्छे तरीके से ना लेकर खराब तरीके से ले लेते हैं, या ये कहें कि इसके आधार पर वो दूसरों के साथ खराब व्यवहार करने लगते हैं। और यही जो है इनइक्वालिटी का रूप ले लेती है और डिस्क्रिमिनेशन इसी वजह से होता है। ये सब हमने अभी पीछे पढ़ा था वर्कशीट्स में। चलो तो आज कुछ और खास बातें पढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या आज पता चलता है। डियर स्टूडेंट्स, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन, ट्राइब्स, peasants and social reformers fought against inequalities along with from the British rule before independence। ये हमें पता ही है कि पहले हम जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, यानी कि ब्रिटिश हम पर शासन करते थे। और उस वक्त सभी जो डिप्रेस्ड क्लास थी, जिसमें वो वुमेन भी हैं, ट्राइब्स भी हैं, किसान जिसे पीजेंट बोलते हैं वो भी हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो समाज के सुधार के लिए काम करते हैं वो भी हैं, ये सब शामिल होकर इन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। और फिर एट द एंड फ्रीडम जो है मिली। और इन्होंने ये तय किया कि अब हम जब आज़ाद भारत में रहेंगे, हम जो है एक फ्री कंट्री में होंगे, उस वक्त जो सब कुछ हमने आज झेला है हम कल ना झेलें, उसके लिए हम नियम बनाएंगे या इस तरीके के प्रावधान रखेंगे जिससे कि हमें ये सब दोबारा से सहना ना पड़े। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जैसे लास्ट वर्कशीट्स में बात की थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं। और वो जो भी कमेटी बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो उसके हेड भी थे। और खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्योंकि एक महार नामक जाति से संबंधित थे, रिलेटेड थे, इसीलिए उन्होंने बायस, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन को खूब पास से देखा और झेला और उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। इस तरीके से नियम बनाए गए कि किसी को भी आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। अब ये नियम तो बना दिए गए, लेकिन कुछ और बातें जानते हैं। देखिए, every effort has been made to remove any inequality and discrimination from the society of free India। यही मैंने अभी आपको कहा कि हर कोशिश की गई कि फ्री इंडिया में ये डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी ना हो। एवरी पर्सन इन आवर कंट्री हैज़ इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सबको बराबर अधिकार मिले और बराबर अवसर मिले। इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी। पीपल आर फ्री टू चूज द वर्क टू देयर चॉइस। पीपल हैव complete freedom to speaking their languages, celebrating the festivals and expressions। यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में लिखा है, हम पढ़ ही रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स दिए गए। ये राइट मिल गया लोगों को कि वो अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता किसी ऐसे काम को करने के लिए जिसे वो नहीं करते। जैसे पहले क्या होता था कि जो लोग मैला ढोते हैं, मैला मतलब गंदगी को इधर से उधर ढोते हैं, या सफाई, जो आज सफाई कर्मचारी होते हैं उसमें भी ऐसी सफाई करना जो शायद हम लोग बहुत आसानी से सोच भी नहीं सकते, उन सब चीज़ों की सफाई, जैसे सीवर वगैरह की सफाई होती है। तो पहले लोग मजबूर थे,
वो उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोग उनके साथ जो है छुआछूत का व्यवहार करते थे, मतलब उनको अनटचेबल मानते थे। तो जब भारत की आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसमें ये रूल बना दिया गया कि वो जिस भी चाहें उस भी फील्ड में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उनको चॉइस मिल गई किस चीज़ की, चूज द वर्क। और साथ में सबको इस बात की आज़ादी दी गई कि आप जो है अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं कि हमें सब कुछ जो है वो इक्वल करने के लिए हमने ट्राई किया, या हमने इक्वल करने के लिए राइट्स दे दिए सबको, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? तो चलो अब देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ। It states that no person shall be discriminated on the basis of religion, sex, reason, language, color, etc. And all will be treated equally, whether rich or पुअर। अब अभी हम यही बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी, और उन्होंने बोल दिया कि सेक्स के, रिलीजन के, कास्ट के, रीजन के, लैंग्वेज के, कलर के, यानी कि कॉम्प्लेक्स के आधार पर, बेस पर हम किसी को बायस नहीं करेंगे। जो लॉ है, कानून जो है, उसके सामने सब समान होंगे, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, पार्शियन कोई भी हो, लड़का लड़की किन्नर कोई भी हो, चाहे वो सो कॉल्ड ब्राह्मण हो, सो कॉल्ड क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सो कॉल्ड कोई भी हो, सबके साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा। लेकिन और साथ में यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी दिए गए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स के लिए दिया है कि स्कूल्स में जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, हर किसी को अधिकार है स्कूल में शिक्षा लेने का। और दूसरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि हर एडल्ट, यानी कि जो 18 साल से बड़ा है, वो इलेक्शन के टाइम पर वोट कर सकता है। ये दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको पता ही होगा कि अगर 6 से 14 साल के बच्चे को माता पिता स्कूल नहीं भेजते हैं तो ये कानूनन अपराध है। 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजना कंपल्शन है, ये हमारे संविधान के अनुसार नियम बनाया गया है, यानी ये एक लॉ है। अच्छा, इसी की तरह अगर कोई 6 से 14 साल के, मतलब 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को स्कूल भेजना भी कंपल्शन है, और 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको आप काम पर नहीं रख सकते, फैक्ट्री में या दुकान पर किसी भी काम पर नहीं रख सकते। अगर कोई व्यक्ति इतने छोटे बच्चे को काम पर रखता है तो वो भी ऑफेंस है, मतलब वो भी एक अपराध है, कानूनन अपराध, लॉ के अकॉर्डिंग वो गलत है और उसके लिए आपको जेल हो सकती है। अब ये सारे नियम तो बना दिए गए, लेकिन क्या इनका पालन हो रहा है? सब लोग इसको ओबे करते हैं क्या? ये सब चीज़ें अब हमें दिखाई नहीं देती हैं? तो डेफिनेटली हम देख पाते हैं, हम बहुत बार बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, स्कूल नहीं जाते हुए भी देखते हैं, और हम लोग को डिस्क्रिमिनेट होते हुए भी देखते हैं बिकॉज ऑफ देयर कलर, लैंग्वेज, हम बात करें उनका रिलीजन, कास्ट, इन सब के आधार पर हम देखते हैं। और बहुत बार लड़का लड़की होने का, मतलब जो सेक्स के आधार पर, लड़का है, लड़की है, किन्नर है, इसके आधार पर भी हम उनमें बायस होते हुए, डिस्क्रिमिनेट होते हुए देखते हैं, इनइक्वालिटी देखते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि नियम बना दिए गए उसके बाद भी क्यों डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। तो इसके बारे में अब हमारा अगला पैरा कुछ बता रहा है, चलो उसे पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, जो अभी हम बात कर ही रहे हैं कि इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नियम बनाए, उसके बाद भी देयर आर साइंस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। भारत में इनइक्वालिटी के बहुत सारे आपको चिन्ह दिखाई देंगे, होते हुए आपको बहुत जगह दिखाई देगी। इनइक्वालिटी अफेक्ट द पुअर द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है इससे? गरीब होता है, क्योंकि गरीब को कानून बनने के बाद भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। वाई देयर इज नो इक्वालिटी अमंग द पीपल, क्यों नहीं है लोगों के बीच में ये इक्वालिटी इतने सारे रूल बनाने के बाद भी? तो इसका सबसे जो मोस्ट रीजन है, सबसे ज्यादा अगर हम कहें पॉपुलर रीजन के रूप में अगर हम देखें तो वो है सबसे पहले पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। सेकेंड, लैक ऑफ रिसोर्सेज, गरीबी है जिनके पास, उनको लैक ऑफ रिसोर्सेज भी है। मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? हमारी जरूरत की चीजों की कमी। रिसोर्सेज मतलब जो हमारी जरूरत की चीजें हैं
तो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कमी, भाई सीधी सी बात है, जिसके पास धन नहीं है, जो पुअर है, वो अपने रिसोर्सेज को पूरा कहाँ से करेगा, उसके पास तो लेक ऑफ रिसोर्सेज होगा ही। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लोग जो है रिलीजन के आधार पर एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, भाई मैं तो मुस्लिम के को वो डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, कोई भी एक्सेट्रा कुछ भी बोलकर, ठीक है। सिख अपनी कम्युनिटी में रहना पसंद करेंगे, वो दूसरी कम्युनिटी के साथ मैच नहीं करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग लोग जो, जैसे ईसाई, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को ढूंढेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह ऐसा होता है, बहुत बार आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा करता है धर्म के आधार पर, सभी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं। तो या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ भी कह लीजिए, जो जो आपने देखा हो। तो ये सब हम बायस किस किस आधार पर देख रहे हैं, पॉवर्टी के बेस पर, लेक ऑफ रिसोर्सेज के बेस पर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, उसके बाद एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब और कुछ खास बातें पढ़ते हैं। मैंने आपको भी बताया ही था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो एक, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, वो एक महार नाम की जाति से बिलोंग करते थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी को फेस किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इसके खिलाफ स्ट्रगल करेंगे, इसके अगेंस्ट जाएंगे और अच्छे लॉ बनाएंगे। और एट दी एंड ऐसा वक्त भी आया जब भारत फ्री हुआ और फ्रीडम के बाद लॉ बनाए गए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उन्हें लॉ का फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जो कमेटी बनाई गई, वो लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के जो कमेटी बनाई गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके हेड भी थे। और इन सब बातों को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा उन्होंने बहुत संघर्ष करने के बाद एट दी एंड उन्होंने ऐसे लॉ बनाए, संविधान में रखवाए, जिससे कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। तो अब हम बात कर रहे थे इन सब चीज़ों के साथ साथ और कुछ लोगों की, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह ही और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो उसमें हमने पढ़ा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहा, वो एवरीवन इनटू द टेम्पल्स फॉर सोसाइटी इक्वालिटी। उन्होंने ये रूल बनवाया, ये लॉ बनाया या बनवाया कि हर कोई व्यक्ति जो है टेम्पल के अंदर एंट्री कर सकता है, एंटर कर सकता है, उसको कोई भी अब रोक नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरीके से महात्मा ज्योतिबा फूले और उनके साथ हम सावित्रीबाई फूले का नाम पढ़ते हैं, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ट्राई किया और वो ऐसा कर भी पाए, क्योंकि लोग पहले वुमेन्स को एजुकेशन देने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे कि इनको तो घर की रोटियां ही बनानी है, फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा। इन्होंने बहुत कोशिश की कि लोग जागरूक हों और अपनी बेटियों को, अपने घर की स्त्रियों को पढ़ाएं, और बहुत हद तक इन्होंने अपने प्रयासों से सफलता भी हासिल की। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट। देखते हैं आज हमने क्या सीखा। हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि इक्वालिटी से हम क्या समझते हैं। आपको याद ही है हमने इक्वालिटी का मतलब क्या पढ़ा था? इक्वल अपॉर्चुनिटी और, याद करके बताओ, इक्वल राइट्स। तो हमने पढ़ा इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी। फिर सेकंड क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है कि मेन कॉजेज बताने हैं इन इक्वालिटी के। तो वो हम अभी अभी पढ़ ही रहे थे कि इतने सारे लॉ होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा होने के बाद भी अगर हमें इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है तो क्यों दिखाई दे रही है, और या मेन कॉजेज क्या हैं इनइक्वालिटी के। तो सीधी सी बात है, पॉवर्टी, लेक ऑफ रिसोर्सेज, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रीजन, लैंग्वेज, कलर, ये सब इसके रीजन हैं। फिर हमसे इन्होंने एक और सवाल पूछा है कि हमें इनइक्वालिटी जो भी अपने आसपास दिखाई देती है, उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं, जो हमें अपने आसपास इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है। तो इसके 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप उसमें और ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो जो हमें इनइक्वालिटी दिखाई देती है वो तो हम ऊपर बता ही चुके हैं, वही सब रीजन नीचे भी हैं। एग्जाम्पल्स अलग हैं, वो लिख लेते हैं। जैसे मेकिंग फन ऑफ अ ब्लैक और डार्क पर्सन बाय अ वाइट पर्सन, मतलब जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोगों का सामने लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं या खुद को उनसे बहुत सुपीरियर समझते हैं, उनके साथ इनइक्वालिटी का बिहेव करते हैं। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अ लोअर क्लास पर्सन बाय अ हायर क्लास पर्सन ईटीसी, मतलब जो खुद को ऊंचे वर्ग का मानते हैं वो निम्न कहे जाने वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। जैसे उनको अपने घर में नहीं आने देना, या उनको अपने बर्तनों में, सेम बर्तन में खाना नहीं देना,
पानी नहीं देना, उनके बर्तनों को अपने घर में अलग रखना, तो ये सब जो है डिस्क्रिमिनेशन है। और कई बार तो लोग सामने से भी बुरा भला बोल देते हैं एक दूसरे को नहीं, मतलब हायर क्लास के लोग लोअर क्लास को। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो कि है, हमें ये कहा गया है कि इसमें हमें हेल्प लेनी है अपने पेरेंट्स की। तो फिलहाल मैं भी आपके लिए एक गार्जियन जैसी ही हूँ, क्योंकि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, और टीचर तो वैसे भी जो है वो सबसे पहला गार्जियन है। तो चलो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं ये होप करती हूँ कि आपको इन वीडियोस से बहुत हेल्प मिलती होगी अपना वर्क करने में और चैप्टर्स को समझने में, क्योंकि जो भी वर्कशीट हम कर रहे हैं वो चैप्टर से ही आ रही हैं। अगर आप अपनी पॉलिटिकल की बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछली जो हमने 2-3 वर्कशीट अभी हम लगातार कर रहे हैं वो इसी से। इससे पहले हमने जियो का फर्स्ट चैप्टर किया था वर्कशीट्स में। तो एक्चुअली हम हमारी बुक्स ही कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं, मैम हमारे चैप्टर कब होंगे, चैप्टर कैसे होंगे। तो मैं सभी बच्चों को बता रही हूँ, आप थोड़ा सा कंसर्न करेंगे, अपना बुक को उठाकर इन जो वर्कशीट आ रही है इनके नेम मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बुक से ही हैं। तो आप जो है ये वर्कशीट नहीं कर रहे हैं, अपने चैप्टर्स कर रहे हैं। सिर्फ वर्कशीट नहीं है ये चैप्टर से वर्कशीट है जो आपको तैयार करा रही है। ये आपको, आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ये प्रिपरेशन है। तो आप इसको अच्छे से करें। तो मैं समझती हूँ कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलती होगी। अब आप अपने चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो कुछ भी आपने मेरे से यहाँ भी वीडियोस में आप समझ रहे हैं उससे आपको बहुत हेल्प होगी अपने चैप्टर्स को पूरा एक तरफ से जब पढ़ेंगे तो समझने में, और इन वर्कशीट्स को भी समझने में। तो जैसे आप जब इन वर्कशीट्स के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू अपनी वर्कशीट्स को कर रहे हैं, अपने चैप्टर्स को समझ रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और फिर हमारा और मन करता है आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आता है एक रेड कलर का निशान जिस पर सब्सक्राइब लिखा है। आप सब्सक्राइब को क्लिक कर देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है। उसके बाद अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी वीडियो जब भी डलेगी तो आपको खुद नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो आप तक नहीं भी पहुंची किसी वजह से तो आप यूट्यूब से निकाल पाएंगे, नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें किसी ऐसे पर्सन के बारे में लिखना है जिसने इनइक्वालिटी के खिलाफ, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया हो और उसे चेंज करने में सक्सेस भी हासिल की हो। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे ज्योतिबा फूले के बारे में और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे नाम बता सकती हूँ, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, एनी बेसेंट, बहुत सारे नाम जिन्होंने अलग अलग तरह से कोशिश की। लेकिन यहाँ पर हम जिनका नाम लिख रहे हैं वो है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने न केवल स्त्रियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे खुद एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे वो, और उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और ब्राह्मणों के जो कट्टरवाद, रूढ़िवाद, उनकी जो ऑर्थोडॉक्सी थी, ऑर्थोडॉक्सी भी एक रीज़न है इनइक्वालिटी का, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और उन्होंने सती प्रथा मतलब स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता था उनके पति के मरने के बाद, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उस पर नियम बनवाने में भी वो काफ़ी हद तक, अगर हम कहें, सफल रहे तो बिल्कुल ठीक होगा। तो राजा राम मोहन राय वो द man who strove to bring equality in society. For this purpose, he also founded an institution called ब्रह्म समाज। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो ये थे राजा राम मोहन राय। इनके बारे में आप और बातें भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर ज़्यादातर बच्चे शिकायत करते हैं कि मैम प्लीज़ छोटा आंसर, तो इसलिए आपके लिए मैंने 2 लाइन में आंसर लिख दिया है। तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपने सेक्शन के फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।